नमस्कार। दूरदर्शन शिमला के कानूनी सलाह कार्यक्रम की इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम के अंक में हम जानकारी देंगे लेबर लॉ के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि लेबर लॉ वास्तव में है क्या, और आप यदि फैक्ट्री में काम करते हैं और किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको लेबर लॉ की जानकारी होना क्यों आवश्यक है, और ये भी जानेंगे कि लेबर लॉ से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और इस महत्वपूर्ण जानकारी पे हमें जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस विधा के एक्सपर्ट और लेबर लॉ के माहिर एडवोकेट राजेंद्र गुलाटी जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दर्शकों, आप इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लेबर जो लॉ है उसमें क्या क्या आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो जानकारी हम देने का आप प्रयास करेंगे और आपसे जानकारी साझा करेंगे। एडवोकेट गुलाटी, मेरा पहला प्रश्न ये, क्योंकि आप इस विधा के एक्सपर्ट हैं और जाहिर सी बात है कि लेबर लॉ जो है उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस, तमाम तरह के केसेस जो है आप देखते हैं, क्योंकि आप निरंतर जो है प्रैक्टिस करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। मेरा सवाल पहला ये कि लेबर लॉ वास्तव में है क्या, थोड़ा सा हमारे जानकार जिनको जानकारी चाहिए, विशेष तौर पर खासकर जो लेबर क्लास है, वर्कर्स हैं, उनके लिए साधारण से शब्दों में बताया कि वास्तव में है क्या लेबर लॉ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लेबर लॉ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट है, जो समवर्ती सूची में तीसरे नंबर पे आता है जी। ठीक है जी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को लॉ बनाने का राइट है। अब हम समझेंगे कि लेबर लॉ है क्या जी। लेबर लॉ सिंपल में रिलेशन है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, वर्कमैन और वर्कमैन का जी। और इसमें ट्रेड यूनियन और गवर्नमेंट तीनों शामिल होते हैं जी। तीनों शामिल होते हैं और आपने सिंपल से भाषा में और साधारण से शब्दों में समझाया कि लेबर लॉ जो है बेसिकली रिलेशन है एक एम्प्लॉयर और यानी जो नियोक्ता है जी, और एक जो एम्प्लॉई है यानी जो वर्कर है, दोनों के बीच में रिलेशन है। और संभवतः जो है रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर रिलेशन बढ़िया हो तो, तारतम्य बढ़िया हो तो इस लॉ की जो है बहुत ज़्यादा इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो बनाया इसी पर्पज से था कि दोनों के बीच में जो है वो एक सामंजस्य बना रहे, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वास्तव में ये है लॉ। एडवोकेट गुलाटी, मेरा अगला सवाल ये है कि इन दिनों क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा होती है लेबर लॉ के बारे में? सर, इन दिनों चर्चा का विषय है कि जैसे जो चाइना है जी, आज से 70 या 80 साल पहले चाइना की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई वो ड्यू टू लेबर लॉ ही हुई जी। वो कैसे जी? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जो बड़ी कंट्रियां है जैसे भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया जी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को जी, नॉट फॉर एम्प्लॉय ओनली, एम्प्लॉयर को ज़्यादा फैसिलिटी दी जी। और चाइना ने ये कहा कि आप हमारे देश में आइए, अपनी कंपनी लगाइए और यहाँ से पैसा कमाइए और जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमें दीजिए जी। अगर हम किसी को राइट देंगे जी, राइट के पीछे हमें अपना पैसा भी खर्चना पड़ेगा जी, पर ऐसा इंडिया ने नहीं किया। अब ये चर्चा में इसलिए है कि ड्यू टू कोविड-19 जो आजकल पूरे दुनिया में, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड वाइड है, उसकी आर्थिक गतिविधियां हो गई है कमजोर किसी भी देश की जी। तो इंडिया ने ये बोला है कि आने वाले 3 सालों में हम जो भी बेनिफिट दे रहे थे लेबरर को वो हम कम करेंगे, हम बेनिफिट देंगे ओनली फॉर एम्प्लॉयर, कंपनीज को, वो आए कंपनियां लगाए और यहाँ पे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें हमारी हिस्सेदारी करे, उससे ही हमारी आर्थिक डेवलपमेंट होगी जी। जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि अब कोविड की वजह से, जब क्योंकि बेरोजगारी की जो है वो इंतहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है काम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन चर्चा इसलिए है क्योंकि अब सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नियोक्ता आए, अपनी फैक्ट्रीज खोले, कंपनियां खोले, और इसलिए कि ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले। लेकिन पर सर, इसमें मैं आपको रोकना चाहूँगा। अगर हम बाहर से कंपनियां आएगी और अगर हम अपने मजदूरों के राइट को कम हो गए, फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा जी जी, बिल्कुल। फिर मजदूरों के लिए कोई राइट नहीं होगा, उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी जाएगी जी, जो भी फैसिलिटी है उन्हें वो कोई भी नहीं मिलेगी जी। इससे यह बड़ी दिक्कत आएगी। फैसिलिटीज, आपका कहने का मतलब ये है कि जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो डिफाइंड है
इस लेबर लॉ में डिफाइंड है कि आपकी वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, और मैटरनिटी बेनिफिट के होने चाहिए, क्रैच होने चाहिए बच्चों के लिए, ये सारी डिफाइंड है लेबर लॉ में। जी, लेकिन है क्या, आप चूंकि एडवोकेट गुलाटी आप तो काफ़ी समय से ये जो लेबरर्स हैं, हमारे जो वर्कमैन क्लास हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, इनके हितों की रक्षा के लिए आप लड़ते आए हैं जी सर, कोर्ट्स में, और पैरवी करते आए हैं, तो आप तो बखूबी जानते हैं कि समस्या क्या है। मेरा सवाल ये है कि क्या कंडीशंस हैं, आप ताकि लोग हमारा जान पाए, हमारी जनता भी और हमारे दर्शक भी, कंडीशंस क्या है इन फैक्ट्रीज में, लेबर कंडीशंस क्या है? लेबर कंडीशन सही नहीं है आज के समय में देखा जाए। जो उनकी सैलरी को लेकर डिस्प्यूट है, वर्किंग आवर को लेकर डिस्प्यूट है, हॉलीडेज को लेकर डिस्प्यूट है, और अदर प्रोविडेंट फंड को लेकर डिस्प्यूट है। ये कई प्रकार के डिस्प्यूट है जो लेबर लॉ में तो डिफाइन है जी, गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया है और कोर्ट इन पे काम भी करता है, पर कंपनियां इन पे बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करती। जी, जो एम्प्लॉयर हैं वो बेसिकली सीधा सीधा कहने का तात्पर्य ये है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं बेसिकली अपने वर्कमैन को, अपने वर्कर्स को वो तमाम सुविधाएं नहीं देते हैं जो डिफाइन है उसमें। डिफाइन कंपनी फैक्ट्री एक्ट 1948 में जी, जो 1 अप्रैल 1949 को लागू हो गया था जी, वह इसीलिए आया था क्योंकि जो विकर सेक्शन है जी, वो डे बाय डे विकर हो रहा है जी, पर फिर भी फैक्ट्री एक्ट के आने के बाद भी इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। लॉ डिफाइन है, हर एक चीज डिफाइन है, पर कंपनियां बिल्कुल उस पे रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाती। यानी कर्मचारियों का और वर्कर्स का, लेबर का जो शोषण है वो बदस्तूर जारी है। बिल्कुल सर, इतने एक्ट आने के बाद भी, इतने लॉ बनने के बाद भी। जी सर। तो जैसे आप कह रहे हैं कि जो अभी जो कंडीशन है, जैसे आपने कहा कि वर्तमान परिस्थिति ये है कि कंडीशन जो है वो लेबरर्स की सही नहीं है और वर्कमैन कंडीशन कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में जो है वो आपका लॉ क्या बोलता है, लेबर लॉ, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, एम्प्लॉयर जो है क्या क्या सुविधाएं देगा? देखो सर, अकॉर्डिंग क्या ये अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है? जी, जैसा अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ में तो ये लिखा गया है कि अगर आप 8 घंटे की जॉब करते हैं तो सिर्फ आपको 8 घंटे की जॉब करनी होगी। उसके बाद टोटल आपका वीक में 48 आवर आपको काम करना होगा। उसके अतिरिक्त आपके जो भी वर्किंग आवर है वो आपके ग्रोस में जाएंगे जी, पर ऐसा नहीं है जी। फैक्ट्री 12-12 घंटे मजदूरों से काम करा रही है जी, उनको बोनस के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता, और उनका जो पर हावर बोनस बनता है उसमें उनको कंपनियां उनको कुछ भी नहीं कर रही है उनके लिए। और जो वर्किंग कंडीशन है, मेन है सर वर्किंग कंडीशन। इतने खतरनाक जगहों पे बच्चों को काम कराया जा रहा है, हैजार्डियस कंडीशन है जी, और जिससे आंखें, केमिकल का यूज है, कहीं मशीनरी में कहीं किसी एम्प्लॉय वर्कमैन का हाथ कट जाए, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। जब प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होगी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होगी, ऐसे तो ये है प्रोविजन तो ये कहता है कि अगर आपके 20 एम्प्लॉय है जी तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है जी, अगर आपको 250 एम्प्लॉय है तो आपके कैंटीन होना जरूरी है, पर इनको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है सर जी। फॉलो करना जरूरी है, और जैसे आपने कहा कि कंडीशन जो है कोई बहुत अच्छी नहीं है, और वास्तव में होना ये चाहिए, सरकार भी ये चाहती है और विभाग भी संभवतः यही चाहता है कि इन्वेस्टमेंट तो हो, ज़्यादा से ज़्यादा नियोक्ता आए ताकि स्थानीय लोगों को, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जो सुविधाएं जो है बतौर नियोक्ता जो दी जानी चाहिए वर्कमैन को वो नहीं दी जाती है। और आपने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण कही कि जो वर्क प्लेस है उस पे एम्प्लॉयज़ के हिसाब से जो है, आप लॉ ये बोलता है कि कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से जो है तरह तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि सर इसमें एक पॉइंट और है कि अगर कोई 14 साल से कम है जी, कोई बच्चा 14 साल से कम है तो वो कंपनी में काम नहीं कर सकता जी, किसी भी कंपनी में, फैक्ट्री में वो काम नहीं कर सकता अगर वो लेस देन 14 नहीं है। बाल श्रम बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि आपको 6 से 14 साल तो कानून में भी प्रावधान है जी, एजुकेशन का राइट है आपको अगर 6 से 14 साल तक, पर फिर भी बच्चे उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन ना उनके पेरेंट्स की ओर से, ना उनके गार्डियन की ओर से, किसी की ओर से कुछ नहीं है, ना ही कंपनी भी इसको मना कर पा रही है कि ये 14 साल का बच्चा हमने काम में नहीं रखना है जी। ये भी देश का हमारे दुर्भाग्य है जी। तो ये तो होगी एडवोकेट गुलाटी, इस तरह की जो आपने कल्चर देखा उसमें जो, और क्योंकि आप पैरवी करते हैं लोगों के अधिकारों के लिए और जो वर्कमैन है उनके अधिकारों की आप रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। आमतौर पर
जो जब लेबर लॉ की बात आती है तो आमतौर पर आपके पास किस तरह की केसेस आते हैं? मेरा मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ की जो केसेस होते हैं वो आमतौर पर किस तरह की सुविधाएं वो चाहते हैं, जो फिर बोनस को लेके बहुत केसेस आते हैं, सैलरी पेंडेंसी होती है, सैलरी नहीं आती टाइमली, वर्किंग आवर को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट जी। जैसे वर्किंग आवर बड़ी महत्वपूर्ण चीज आप बता रहे थे, वर्किंग आवर में इस पर थोड़ा सा ज्यादा बताएं आपने। जैसे आपने कहा था कि 8 घंटे प्रतिदिन जो है एज पर नॉर्म्स, एज पर लॉ जो है 8 घंटे, यानी सप्ताह में 6 दिन, संडे तो ओब्वियसली छुट्टी होनी चाहिए अनिवार्य, तो बनते हैं 48 घंटे। 48 घंटे ही काम किया जाना चाहिए। तो क्या 48 घंटे से ज़्यादा, अगर मान लीजिए मैं नियोक्ता हूँ, मुझे आवश्यकता है 48 घंटे के बजाय मुझे क्योंकि मुझे प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है, 48 घंटे के बजाय मैं 60 घंटे काम करवाना चाहता हूँ हफ्ते में किसी एम्प्लॉय से, तो क्या मैं उसको बोनस दूंगा या फिर एक्स्ट्रा उसके लिए क्या दूंगा? क्या लॉ क्या बोलता है? लॉ तो ये बोलता है कि 8 घंटे के बाद आपको पर आवर उसको जितना भी वेज रेट है उसका डबल देना होगा। डबल देना होगा मान लीजिए जी हाँ बताएं। जैसे जो वो पर आवर है 100 रुपीज है मान लीजिए, पर डे उसका बन रहा है 800 जी। पर जब वर्किंग आवर के बाद वो काम करेगा तो उसको देना होगा पर आवर 200 रुपीज। 200 ऐसे नॉर्म को कंपनी या फैक्ट्री फॉलो नहीं करती है, लेकिन कानून में ये प्रावधान है, क्योंकि बतौर कानूनी सलाह जो है हमारा लोगों को आगाह करना, लोगों को जानकारी देने का प्रयास यही है कि लॉ ये बोलता है और आपको लॉ के हिसाब से ही चलना चाहिए। और उसमें भी सर ऐसा है कि अगर आप 8 घंटे भी जॉब कर रहे हैं, उसमें भी 4 घंटे के बाद आपको ब्रेक है जी। 4 घंटे के बाद आपको ब्रेक है 30 मिनट्स का, और फिर अगले 4 घंटे के बाद फिर आपको ब्रेक है 30 मिनट का। पर कंपनी इनको भी काउंट नहीं करती, कंपनी इनको भी लेस नहीं कर रही, कोई भी फैक्ट्री नहीं करती जी इन नॉर्म को फॉलो जी। यानी 8 घंटे से ज्यादा काम करवा नहीं सकते, पहली बात। हाँ, नहीं करा सकते हैं, पर फिर आपको एक्स्ट्रा जो वेजेस हैं वो डबल देने पड़ेंगे। जैसे आपने उदाहरण दिया कि मान लीजिए अगर 100 रुपए उसके पर घंटे के हिसाब से अगर उसका मानदेय फिक्स है, तो अगर 8 घंटे के बाद अगर मान लो 1 घंटे एक्स्ट्रा करवाया तो 200 रुपए उसके देने पड़ेंगे, अगर 2 घंटे करवाया तो 400 देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो है वो हर 4 घंटे के बाद उसको जो है आधे घंटे का रिसेस या आधे घंटे का जो है उसको अवकाश मिलना चाहिए, अल्प का अवकाश मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए हर 4 घंटे के बाद। तो ये तो बात हुई जो आपका डेली आप कितना वर्क, जो आप लॉ क्या बोलता है वर्किंग आवर्स क्या है, ये तो बात होगी। इसके अलावा अगर डॉक्टर गुलाटी जी अगर हम बात करें कि सैलरी और छुट्टियों की बात करें, सैलरी की तो होगी बात, छुट्टियों की बात करें या फिर ग्रेचुटी की बात करें, तो वो क्या प्रावधान लॉ क्या बोलता है? जो लॉ बोलता है सर, जैसे 1 ईयर में 365 डे है जी, वीक में आपको एक छुट्टी का, एक होलिडे का प्रोविजन है जी, पर एक होलिडे है। और उसके अलावा आपको अगर कोई पर्सनली इलनेस है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी 24 ईयरली 24 होलिडे का प्रोविजन है दिया गया जी। पर इनको फॉलो तो नहीं किया जाता ऐसे। हाँ, लॉ तो हम लॉ की बात कर रहे हैं जी सर, 24 होलिडे आपको प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ जी सर। तो इसके अलावा लीव वगैरह जो छुट्टियां वगैरह का प्रावधान जो है, और फिर जो और क्या सुविधाएं जो है एज पर लॉ क्या बोलती है, लॉ कानून क्या बोलता है हमारा लेबर लॉ, क्या क्या और सुविधाएं दी जानी चाहिए इसके अलावा किसी एम्प्लॉय के लिए? अगर हम वुमेन पे आते हैं, लेडीज औरतों पे आते हैं, तो उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट की जो 6 मंथ की लीव है जी, वो अनिवार्य की हुई है जी। और उसके अलावा भी अगर उनके साथ कोई बच्चा है, छोटा ब्रेस्ट फीडिंग वाला बच्चा है, तो उसके लिए भी वर्किंग आवर फिक्स किए गए हैं कि 1 घंटे के बाद मदर जा सकती है अपने बच्चे के पास क्रैच में उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ये प्रोविजन भी लेबर लॉ में दिया गया है जी। और 6 मंथ का प्रोविजन तो है ही है उनको। उसके अलावा भी उनकी सैलरी डिडक्शन नहीं हो सकती उन 6 मंथ में जी। अगर वो छुट्टियों में हो और एम्प्लॉयर ये चाह रहा है कि मैं इसकी सैलरी डिडक्ट करूंगा, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, उसको 6 मंथ की सैलरी भी देनी होगी जी। जो मैटरनिटी लीव यानी जो प्रसूति अवकाश जो मिलता है वो 6 महीने का वो डिफाइन है, और 6 महीने की आपको सैलरी एम्प्लॉयर को देनी होगी। और एक और चीज आपने गुलाटी जी, एक चीज और आपने बताई कि और उसको जो अगर मान लीजिए ये तो हो गया प्रसूति अवकाश, प्रसूति के दौरान 6 महीने का, लेकिन उसके बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो स्तनपान करवाती है बच्ची, उसको क्रच में जाने की परमिशन भी दी जानी चाहिए जी। क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि जो जहाँ पे भी वो
काम कर रही है वहां में साथ में क्रैच भी है। अगर वो बच्चे वाली लेडी है, औरत है, उसके साथ बच्चा है, छोटा बच्चा, तो वहां साथ ही कंपनी नॉर्म है कि आपको क्रैच होना चाहिए। जी, मेरा सवाल वही था कि क्या उसमें क्या नॉर्म्स क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है कि कितने एम्प्लॉइज में जो है अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए या कितने एम्प्लॉइज के बाद मोर देन 10 महिलाएं हैं उस कंपनी में काम करती है तो उनको क्रैच की फैसिलिटी है दी हुई, ये लेबर लॉ कहता है। और उनको अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो आधे घंटे या 1 घंटे बाद वो क्रैच में जा सकती है, ये प्रोविजन कहता है। जी, तो ये नियोक्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल, कि अगर ये ऑक्युपायर हो, ऑनर हो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, अगर 10 से ज्यादा महिला कर्मचारी हैं जी तो उनको जो है क्रच की सुविधा देनी होगी। और आपने कहा कि फिर वर्किंग आवर में से जो है वो समय जो है आधा घंटा या जितना भी वो दिया जाना चाहिए उसके लिए, और उसकी सैलरी नहीं कटेगी, ना प्रसूति अवकाश नहीं कटेगी, ना क्रच में जाने के लिए जो महिलाएं जो स्तनपान करवा रही है। जी सर, ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो एक और एक्सप्लॉयटेशन की जब चर्चा कर रहे हैं, मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे जो कोई भी चीज हमेशा वीकर सेक्शन के लिए आती है। जी बिल्कुल। जब फैक्ट्री एक्ट 1948 आया तो ये जब कंपनियों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया मजदूरों का, उसके बाद फैक्ट्री एक्ट आया। पर जो फैक्ट्री एक्ट का इतिहास है वो बहुत पुराना है, तकरीबन 16 या 17 सेंचुरी के आसपास जब भी औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद जब जो एक्सप्लॉयटेशन लगा वर्करों का होना, उसके बाद 1935 के एक्ट, पहले तो है इसमें 1833 का एक्ट जो ब्रिटिश एक्ट है, उसके बाद 1935 का एक्ट 36, 37, 38, 40, 46, फिर 1948 जो 1 अप्रैल 1949 को लागू हो गया। जी, वो इसीलिए आया क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा, तो एम्प्लॉय आ रहा है, मजदूर आ रहा है, कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं है, काम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बीमार हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है। इसीलिए ये विकर सेक्शन को प्रोटेक्शन के लिए ही 1948 का जो फैक्ट्री एक्ट इसीलिए आया। जी जी जी। तो आपने पूरी बात की, फैक्ट्री एक्ट की बात की, लेबर लॉ में क्या प्रोविजन है उसकी बात की। मेरा सवाल ये है कि जो वर्कर है, तो वर्कर की जानकारी के लिए कि उनके कौन कौन से राइट्स अगर उनको नहीं मिल रहे हैं तो उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, कौन से कोर्ट में जाना चाहिए पहले? इसमें सबसे पहले ऐसा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को निकालता है, कोई एम्प्लॉयर अपने किसी मजदूर को जॉब से निकालना, तो पहले कंपनी को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा 1 मंथ का, पहले बताना पड़ेगा कि हम ड्यू टू जो भी कारण रहा होगा हम आपको जॉब से निकाल रहे हैं। जी, अगर उसके बिना वो जॉब से निकाल देता तो वो हुआ इलीगल। जी, उसके बाद भी अगर उसको जॉब नोटिस के अगर निकाल दिया तब वो इलीगल है सर। जी, तब जो वर्कर है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। एक तो ये हो गया। उसके लिए सर हमारे देश में ट्रिब्यूनल है बने जी, वो कहाँ जाना है वो भी मैं आपसे जानूंगा, लेकिन आप सिस्टमेटिकली क्रमवार तरीके से समझा रहे थे। एक तो ये तरीका हो गया कि मान लीजिए एम्प्लॉयर जो है उसको निकाल देता बिना नोटिस के, तो उसके पास राइट है, लीगल राइट, ये लेबर लॉ में जाएगा। इसके अलावा अगर वो जैसे कोई वर्किंग क्लास है और उसका हैंड का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और उस मशीनरी में उसका हाथ कट जाता है, तो उसकी डिसेबिलिटीज को देखते हुए कंपनसेशन देना ये राइट बनता है कंपनी का या ऑक्युपायर का या ऑनर का, जिसकी भी ये कंपनी है। पर फिर अगर कंपनी नहीं देती तो वो जा सकता है ट्रिब्यूनल में, लेबर ट्रिब्यूनल। अगर लेबर ट्रिब्यूनल कंपनसेशन की बात दूसरा, और क्या ऐसा प्रोविजन भी है, मान लीजिए उसका हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और फिर थोड़ा उसके डैमेज हो जाता है दुर्भाग्यवश, तो क्या उसको जो है वो डिफाइन कानून में ऐसा है कि उसको थोड़ा सा अब लाइट वर्क मिलना चाहिए बार बार? जी बिल्कुल है, बिल्कुल प्रोविजन है इसके। अगर वो वर्किंग क्लास है और वहाँ वो काम कर रहा है और उसके हैंड ज़्यादा यूज हो रहे, तो उसको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जहाँ उसके हैंडों का उतना ज़्यादा यूज ना हो, या वो भी नहीं कंपनी कर पाए तो उसको कंपनसेशन करके उसको घर भेजना होगा, उसे छुट्टी देनी होगी, अरेस्ट देना होगा, जितना डॉक्टर एडवाइस करता है अगर जितने दिन का। इसके अलावा गुलाटी जी, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारी दूसरी सुविधाएं हैं, मान लीजिए, और इसमें सर एक पॉइंट ये भी है कि अगर वो डिसाइड नहीं कर पाता, लेबर ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं कर पाता आपके मैटर को, तो उसके बाद आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। जी, मेरा सवाल अगला यही था। अभी मैं इसलिए आपसे जानने का पहले प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो हमारे खासकर जो वर्कर्स एम्प्लॉयज जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उनको ये जानकारी हो कि आपकी जो है वो लॉ में डिफाइंड क्या क्या आपके लिए जिम्मेवारियां हैं एम्प्लॉयर की। अगर आपको वो जिम्मेवारियां से वो च्युत कर रहे हैं या आपको जिम्मेवारी से कार्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं, आपको सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आप लेबर कोर्ट का या कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कौन कौन कोर्ट में जाना है वो भी हम साथ साथ बता रहे हैं, लेकिन
आपने महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें बताई। एक तो ये बताया कि अगर उसको ये समय रहते ये चीज़ें सुविधाएं नहीं मिले तो एक आप बात कर रहे थे कि 8 घंटे का जी सर। जो है वो डेली जो है वर्किंग आवर्स है। उसके बाद आपने कहा कि अगर आपने ओवर टाइम देना है तो 1 घंटे के जो है वो डबल देने पड़ेंगे चार्जेस। तो ऐसे केसेस में भी जा सकते हैं अगर आपको वो मान लीजिए एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, 8 के बजाय 10 घंटे काम कराया जा रहा है लेकिन आपको ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल, और समय रहते अवकाश नहीं दिया जा रहा है। एक ये हो गया। दूसरी सुविधा जैसे आपने महिलाओं के प्रति कहा था कि अगर प्रसूति अवकाश नहीं दिया जा रहा है और आपको बीच में क्रच में जाने के लिए स्तनपान करने वाली महिलाएं उनको वो समय नहीं दिया जा रहा है तो उसके लिए भी जा सकते हैं। जी सर। अब बात आती है एडवोकेट गुलाटी जी के, मान लीजिए इस तमाम तरह की जो है सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है और जो एक वर्कर है वो एग्रेसिव है और उसको ये लगता है कि अब मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है और मुझे जो है अब लॉ का सहारा, लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो सबसे पहले वो उसके दिमाग में आएगा वो शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स को हमारे को नहीं पता होता है, हमारे वर्कर्स को कि शुरुआत लीगल एडवाइस तो लें जी। और मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी है। और अगर ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो उनको ये भी पता है कि लेबर लॉ में ये प्रावधान है, लेकिन शुरुआत कैसे करें वो? देखो जी, जितने भी दर्शक देख रहे होंगे मैं तो बस उन्हें ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्हें जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है जी, होता है जी। सबसे पहले वहाँ जाए। अगर वहाँ पे आपके मसले का अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं निकलता तो उसके लिए उसके लास्ट में आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। वही ऑर्डर लेके या वही जजमेंट लेके आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। ये सिंपल प्रोविजन। उसके बाद हाई कोर्ट तो है ही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले शुरुआत जो है लेबर ट्रिब्यूनल से करना चाहिए, लेबर ट्रिब्यूनल से। और जैसे आपने कहा कि हर जिला में, अगर प्रदेश में 12 जिले तो हर जिले में जो है लेबर ट्रिब्यूनल जरूर होगा। जी सर। लेबर ट्रिब्यूनल में से अगर राहत मिल जाती है तो ठीक है, अगर राहत नहीं मिलती है तो ऑर्डर लेके आप जो है खटखटा सकते जी। उसके बाद आप लेबर कोर्ट, तो ये लेबर कोर्ट कहाँ है? ये लेबर कोर्ट सर हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे शिमला का लेबर कोर्ट है आपके चक्कर में जी, वहाँ हमारे जस्टिस बैठते हैं जी, लेबर स्पेशलिस्ट है जी, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसका कोई नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लेबर कोर्ट होता है सर। लेबर कोर्ट भी हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अगर आपको नहीं वहां से राहत मिलती है तो आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपको वहां भी राहत नहीं मिलती है फिर लास्ट में आप हाई कोर्ट आ सकते हैं जी। अगर लेबर कोर्ट से भी नहीं मिलती है, पर मैक्सिमम सर लेबर कोर्ट में मसले समाधान है आपके सॉल्व लेबर कोर्ट में ही होता है। लेबर कोर्ट में समस्याएं जो है आमतौर पर सॉल्व हो जाती है। जी सर। ये डिपेंड करता है कि जो नियोक्ता है वो आदेश जो है कितनी जल्दी मानता है। तो और ये भी है कि वो किस प्रकार की प्रॉब्लम लेके जा रहा है। अगर कोई ऐसी छोटी मोटी कोई ऐसी प्रॉब्लम लेके जा रहा है जिसका निदान जो है निचले स्तर पे हो सकता है या जल्दी हो सकता है तो फिर जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर जल्दी नहीं होता है तो फिर वर्कर्स के पास या जो उनके राइट है सर जी, उनका राइट है। और राइट जो है फिर ऑब्वियसली फिर हाई कोर्ट में भी है। और हाई कोर्ट से जो है ऐसे मामलों में बहुत सारे, क्या आपने देखा है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी इस तरह के केसेस लेबर कोर्ट ही डिसाइड कर देते हैं सर। मैक्सिमम लेबरों के केस मैंने हाई कोर्ट में, मैंने तो शायद नहीं किया है कोई, बहुत कम केसेस, बहुत कम करने देखने को मिलते हैं। जी जी सर। तो शुरुआत जो है मतलब आपका सीधा सीधा हमारे जो वर्किंग क्लास है उनके लिए सीधे सीधा सुझाव ये कि अगर आपके साथ इस तरह की जाति हो रही है, आपको जो लेबर लॉ में जो आपके राइट्स डिफाइन है। मैं एक चीज अपने जितने भी हमारे भाई दर्शक है वो हम देख रहे होंगे कि जब आप जॉब पे जाते हो, काम पे जाते हो, तो आपको अपनी वहाँ अटेंडेंस शीट हमेशा देखनी चाहिए कि आपकी अटेंडेंस लग रही है कि नहीं लग रही, कि आपको फेक ही काम कराया जा रहा है कि कल को लिए कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कोर्ट जाने के लिए। हमेशा अपनी अटेंडेंस शीट देखें, अटेंडेंस लगाए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक ऐसा कागज है जो आपको आगे हेल्प करेगा कोर्ट में। जी जी सर। क्योंकि कोर्ट में अगर दस्तावेज आपको शामिल करने होंगे तो फिर अटेंडेंस कागजों पे लड़ी जाएगी। जी बिल्कुल। तो आप अटेंडेंस जो है आप दिन अपनी नियमित तौर पे लगाएं ताकि, और आपको ये भी पता होना चाहिए आपके वर्किंग आवर्स कितने घंटे आपके कराया जा रहा है, और आपके अधिकारों को आपको पता भी होना चाहिए। अगर 6 घंटे 8 घंटे से ज्यादा अगर करवाया जा रहा है तो आपको ओवर टाइम मिलना अनिवार्य है, और वो भी डबल। इसके अलावा आपको, जैसे आपने कहा था कि खासकर ये तो हो गया आपने जो हिदायत दी इनके लिए, वर्किंग क्लास के लिए, और आपने नियोक्ताओं के लिए भी एक तरह से जो है हिदायत दे दी बतौर इस एक्सपर्ट, बतौर एडवोकेट इस विधा के, वो ये कि आप भी जो है वो नियोक्ताओं को भी हो तमाम तरह की सुविधाएं अपने वर्कर्स को देनी चाहिए ताकि कोई भी नियोक्ता जो है वो डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहता है।
तो सुविधाएं, इस तरह की सुविधाएं जो है देना अनिवार्य है कि जैसे आपने कहा कि जहाँ काम कर रहे हो वहाँ वर्कर्स के लिए प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर सैनिटेशन हो, टॉयलेट्स की सुविधा हो, क्रच की सुविधा हो, कैंटीन की सुविधा हो। में तो यहाँ तक लिखा है कि स्पीटून भी होने चाहिए उनको, तो थूकने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन की भी सुविधा, सैनिटाइजेशन की भी है, स्लीपिंग रूम भी होनी चाहिए। जी जी। तो एडवोकेट गुलाटी, आप इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की। आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपसे साझा की उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। कानूनी सलाह के अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।